आखिरकार 7 महीने से भी ज्यादा समय के बाद केंद्र सरकार ने राज्य को 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। स्कूल को किस तरह से खोला जाए और वहां किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसके लिए केंद्र की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। केंद्र ने ये साफ कह दिया है कि स्कूल कब से खोलना है, ये फैसला राज्य सरकारों का ही होगा। वैसे ज्यादातर राज्य सरकारों ने कलेक्टरों को ये अधिकार दिया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल खोलने का फैसला लें। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि स्कूल खोलने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है। जब से देश में महामारी ने दस्तक दी है, तब से जिंदगी बेपटरी हो गई है, कामकाज ठप हो गया है, अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल हो गया है, जिसके चलते केंद्र की मोदी सरकार ने देश को धीरे धीरे अनलॉक करने का ऐलान किया, जिसके बाद से ही कई चीजों पर से ताला हटाया गया और इसी क्रम में अब 7 महीने से भी ज्यादा समय के बाद से स्कूल कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं, जिसे लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर के बाद फेज वाइज स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह से राज्यों का होगा। इसका मतलब ये है कि हर राज्य में स्कूल खोलने की अलग से तारीख जारी होगी। कुछ राज्य ये अधिकार जिलों को देने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि अक्टूबर में स्कूल नहीं खोले जाएंगे और इसी तरह यूपी सरकार ने ये फैसला जिलों पर ही छोड़ा है, जहां कलेक्टर कोविड-19 की सिचुएशन देखकर फैसला लेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने अब तक स्थिति साफ नहीं की है। कौन सी कक्षाएं खुलेंगी सबसे पहले, ये बात केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस में कुछ साफ नहीं है। ये फैसला राज्य सरकारें ले सकती हैं। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि अगर संभव हो तो क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बैग की पाबंदी ना रखी जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सितंबर में क्लास 9 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को स्कूलों में टीचर्स से मिलने की इजाजत दे दी थी। इस तरह का प्रेफरेंस राज्य सरकारें अनलॉक 5 के पीरियड में दे सकती हैं और शुरुआत में बड़ी क्लासेस के लिए स्कूल खोल सकती हैं। अगर कोई राज्य चाहता है कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल पहले खोले जाएं, तो इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे ये जरूर है कि अगर कोई बच्चा घर पर रहकर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे तो स्कूलों को उसे इसकी इजाजत देनी होगी। अब सवाल ये कि ऐसे में आखिर अटेंडेंस का क्या होगा? क्या स्कूल खुलने पर बच्चों के लिए स्कूल जाना जरूरी होगा? तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि स्टूडेंट्स को क्लास अटेंड करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। अटेंडेंस की भी पाबंदी नहीं होगी। ये पूरी तरह से पेरेंट्स की सहमति पर तय होगा। जिन स्कूलों में ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ टीचर्स को स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बात करनी होगी और ये निश्चित करना होगा कि बच्चों की पढ़ाई सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, स्कूलों को परफेक्ट अटेंडेंस अवार्ड देने से भी मना किया गया है। वहीं अगर परीक्षाओं की बात करें तो आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल खोलने के कम से कम 2-3 हफ्तों तक किसी तरह का असेसमेंट नहीं होगा। जब वे परीक्षाएं लेंगे तो सभी कक्षाओं के लिए पेन और पेपर टेक्स्ट फॉर्मेट में परीक्षा लेने से बचेंगे। रोल प्ले, कोरियोग्राफी, क्लास क्विज, पहेलियों और गेम्स, ब्रोशर डिजाइनिंग, प्रेजेंटेशन, जनरल्स, पोर्टफोलियो के आधार पर ही असेसमेंट किया जाएगा। इसका इस्तेमाल आमतौर पर होने वाले पेन और पेपर टेक्स्ट फॉर्मेट एग्जाम के स्थान पर किया जाएगा। अब आपको बताते हैं सबसे जरूरी बात, स्कूल में बच्चों की सुरक्षा कैसे होगी। बच्चे स्कूल तभी आएंगे जब उनके पेरेंट्स लिखित मंजूरी देंगे। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे घर पर रहकर ही पढ़ाई करें तो स्कूलों को इसकी मंजूरी देनी होगी। इस तरह बच्चा बीमार है तो पेरेंट्स इसकी जानकारी स्कूल को देंगे। स्कूल कैंपस में लगातार साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ऐसे जगहों को डिसइंफेक्ट करने के लिए कहा गया है जहां बच्चों का आना जाना ज्यादा होता है। बच्चों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने से लेकर सैनिटाइजेशन करने के लिए कहा गया है। क्लासरूम में और स्कूल में एंट्री एग्जिट के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए शिफ्ट में क्लास का सुझाव दिया गया है। जिन क्लासेस में बच्चे ज्यादा हैं, वहां ऑड इवन बेसिस पर ही स्टूडेंट्स को बुलाने की सिफारिश है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश
देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस बार सर्दी की दस्तक से पहले ही वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी खराब हो गई है। आलम यह है कि अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ही दिल्ली में सांस लेना दुभर हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आंखों में जलन हो रही है। वहीं आसमान में धीरे धीरे धुंध भी छाने लगी है। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मौसम के करवट बदलते ही यहाँ की हवा में एक बार फिर से प्रदूषण का जहर खुलने लगा है। पंजाब हरियाणा में पराली जलना शुरू हो चुका है। वहीं ठंड ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक हवा की खराब होती स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। सोमवार को प्रदूषण का स्तर इस सीजन में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। हालांकि हवा की दिशा में बदलाव के साथ अब 14 अक्टूबर से इसमें मामूली कमी आने की उम्मीद है, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। सीपीसीबी के एयर बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 दर्ज किया गया। PM 2.5 और PM 10 की मात्रा सबसे ज्यादा रही। प्रदूषण का हाल बताने वाली वेबसाइट सफर ने पराली से जुड़े आकलन की जानकारी देना शुरू कर दिया है। सफर के मुताबिक पिछले 2 सालों से 15 अक्टूबर के बाद ही पराली जलाने की घटनाएं 500 से ज्यादा पार करती थी, लेकिन इस साल अभी तक 2 से 3 दिन में ही करीब 500 जगहों पर पराली जलाने की घटना सामने आ चुकी है। पिछले साल पराली का प्रदूषण 2 से 44% तक गया था। वहीं इस समय पिछले पीक सीजन की तुलना में पराली का 8वां हिस्सा जलाया जा रहा है। इस साल पराली का पीक सीजन नवंबर के पहले हफ्ते में आ सकता है। पराली का पीक सीजन वे होता है जब पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। इतना ही नहीं, पिछले 2 साल की तुलना में इस बार पराली जलाने की शुरुआत भी काफी तेजी से हो गई है। हालांकि अभी राजधानी पराली की वजह से प्रदूषण के 3% असर पड़ा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि राजधानी की सभी कंस्ट्रक्शन साइटों पर धूल को कम करने के लिए 5 प्रमुख निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि 13 प्रदूषित हॉटस्पॉट्स की माइक्रो मॉनिटरिंग सोमवार से शुरू हो गई है। इस पर 14 अक्टूबर तक डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जाड़े के समय में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। जब हवा के अंदर ठंड और नमी बढ़ती है तो उस समय PM 10 और PM 2.5 का घेरा दिल्ली के ऊपर बढ़ जाता है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण दिल्ली के अंदर जो धूल प्रदूषण, बायोमास बर्निंग, वाहनों के माध्यम से अलग अलग तरह के कण उत्सर्जित होते हैं, वे दिल्ली की हवा में घूमते हैं और हवा बंदी होने के कारण वे बाहर नहीं जा पाते और नीचे आकर फेफड़ों के जरिए हमारी सांस को प्रभावित करते हैं। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार विधानसभा चुनाव अपने पूरे रंग में रंग चुका है। उम्मीदवार घोषित होने के साथ ही अब नामांकन और रैलियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। उम्मीदवार इस कोशिश में जुटे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टार प्रचारक उनके इलाके में आए। स्टार प्रचारकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और JDU में सबसे ज्यादा जोर आजमाइश हो रही है और इसी कड़ी में अब PM नरेंद्र मोदी के बाद यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का दौरा अपने विधानसभा क्षेत्र में कराने के लिए संपर्क किया जा रहा है। सूत्रों के माने तो PM मोदी के बाद CM योगी आदित्यनाथ उम्मीदवारों की दूसरी पसंद बने हुए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। अक्टूबर नवंबर में त्योहारों का मौसम होता है और इस बार चुनाव भी हो रहे हैं। चुनाव और त्योहारों की आहट ने बिहार में कोविड-19 का खौफ कम कर दिया है। बेरौनक हुए बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है और सड़कों पर लंबी कतारें दिखने लगी। सभी राजनीतिक दलों के दफ्तरों के बाहर पहले की तरह मंत्रियों की भीड़ दिखने लगी। कोई टिकट के लिए कई दिनों से चक्कर लगा रहा है तो कोई किसी का टिकट काटने के विरोध प्रकट करने आया है। और इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों के नाम की लिस्ट जारी की है। वैसे तो इस लिस्ट में कई नाम हैं, लेकिन बिहार के भाजपा प्रत्याशी PM मोदी के बाद यूपी के CM योगी को सभी अपने क्षेत्र में चाहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से योगी बिहार चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में होंगे।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस भी प्रदेश में चुनाव हुए हैं, सीएम योगी वहां प्रचार करने जरूर गए हैं। बात चाहे कर्नाटक की हो, त्रिपुरा की हो, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की हो या फिर दिल्ली चुनाव की, वे हर बार स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतरे हैं। भाजपा नेताओं के मुताबिक सीएम योगी की सभा में भीड़ उमड़ती है और उन्हें लोग ध्यान से सुनते हैं, इसलिए बिहार के ज्यादातर प्रत्याशी उनकी जनसभा कराना चाहते हैं। इसके अलावा योगी की डिमांड इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वे मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरखपुर के गौरक्षक पीठ के महंत भी हैं। बिहार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनकी इस मठ में आस्था है। बिहार से हजारों लाखों की संख्या में लोग मकर संक्रांति पर आयोजित उत्सव में शामिल होने के लिए गौरक्ष पीठ आते हैं। आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और अभिनेता मनोज तिवारी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधा मोहन सिंह और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का नाम शामिल है। इसके साथ ही भाजपा की सूची में स्मृति ईरानी और बिहार की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष निवेदिता सिंह का भी नाम है। बिहार के कई नेताओं को इस सूची में शामिल किया गया है। खैर, बिहार के एक बड़े भाजपा नेता ने बताया कि प्रचारकों की लिस्ट जारी हो जाने के बाद अब नेताओं के कार्यक्रम तय हो रहे हैं। इसकी घोषणा भी जल्द ही हो जाएगी कि कौन नेता कहां रैली करेगा। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लव जिहाद का शिकार बनी निकिता तोमर के हत्यारों को फांसी देने की मांग उठी है। पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा है और हर तरफ बस यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा कब तक चलेगी। निकिता को फरीदाबाद से सटे वल्लभगढ़ में तौसीफ नाम के युवक ने बीच सड़क पर गोली मार दी। हरियाणा की बेटी निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। गुस्साए परिजनों और प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। वहीं मृतक लड़की के भाई नवीन तोमर का कहना है कि हत्या का आरोपी तौसीफ कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का भतीजा है। ये रसूखदार लोग हैं, उनकी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच है। निकिता के भाई ने कहा कि 2 साल पहले भी उसने मेरी बहन को परेशान करने की कोशिश की थी। पुलिस में शिकायत भी हुई, लेकिन रसूखदार लोग हैं, हम डर गए और पंचायत के सामने समझौता कर लिया। इसके साथ ही निकिता के परिवार ने इंसाफ के लिए योगी मॉडल को अपनाने की बात कही है। आपको बता दें कि लव जिहाद ने पहले भी देश में कई हिंदू बेटियों की जान ली है और अब वल्लभगढ़ की होनहार छात्रा निकिता तोमर भी मजहबी षड्यंत्र का शिकार बन गई। तौसीफ ने धर्म बदलने और शादी करने से इनकार करने पर निकिता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन रसूखदार होने के चलते उन्हें कितनी सजा होगी, इस पर लोगों को संशय है। दरअसल पढ़ाई में अव्वल निकिता का सपना बड़ी अफसर बनने का था, लेकिन लव जिहाद की आग में उसने अपनी जिंदगी, उसके सपनों को सब कुछ जला दिया। निकिता से एक तरफा प्यार करने वाले तौसीफ ने उससे धर्म बदलकर शादी करने के लिए कहा था, लेकिन निकिता ने इससे इनकार कर दिया, जिसे बौखलाए आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर तौसीफ के अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि वे निकिता पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन दबाव बनाने लगा। तौसीफ के ऊपर किसका हाथ है जिसके दम पर उसने निकिता को दिन दहाड़े सबके सामने गोली मार दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि तौसीफ बेहद रसूखदार है और कांग्रेस के बड़े नेताओं से उसके सीधे संपर्क हैं। इससे पहले भी तौसीफ ने 2018 में निकिता का अपहरण किया था, लेकिन अपने रसूख के चलते वे आसानी से बच गया। हालांकि उस वक्त ये बात तय हुई थी कि तौसीफ कभी निकिता का पीछा नहीं करेगा, लेकिन उसके सिर पर लव जिहाद का जुनून सवार था।
इस न्यूज ने कुछ दिन पहले फिर से निकिता पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालना शुरू कर दिया। वहीं इस मामले में कांग्रेस का नाम सामने आने के बाद से पार्टी अभी तक खामोश है। पार्टी की ओर से अभी तक किसी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। खैर, सारा देश आज निकिता को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि निकिता को इंसाफ कब तक मिलता है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 2 मुस्लिमों ने पढ़ी नमाज, 4 पर FIR दर्ज, गंगा जल से शुद्ध किया गया मंदिर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का PM मोदी पर एक और हमला, बोले किसानों ने मांगी मंडी, PM ने थमा दी भयानक मंदी। राहुल ने ट्वीट कर कृषि कानून पर घेरा। फ्रांस हमले को जायज ठहराने के बाद मुश्किल में शायर मुनव्वर राणा, कई धाराओं में केस दर्ज। FIR के बाद राणा पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार। राजस्थान में गुज्जर आंदोलन ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार, भरतपुर, करौली समेत 5 जिलों में इंटरनेट बंद, 50 से 60 ट्रेनें डाइवर्ट, 220 बसें रुकी। राजस्थान में नया नियम लाने की तैयारी में गहलोत सरकार, कोरोना के चलते मास्क लगाना होगा अनिवार्य, CM गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के लिए EC के आदेश पर लगाई गई रोक। सूबे में 28 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी में सरकार। निकिता के पिता बोले, सरकार पहले फैसला लेती तो बच जाती मेरी बेटी। बीजेपी को समर्थन वाले बयान पर BSP की सफाई, मायावती ने कहा, मैं कमजोर महिला नहीं लूंगी संन्यास, भाजपा से नहीं करूंगी गठबंधन, हर हाल में सपा को देंगे मात। हाथरस कथित गैंगरेप केस में सुनवाई, यूपी सरकार आज हाईकोर्ट में SIT जांच की दे सकती है रिपोर्ट, CBI जांच का स्टेटस भी बताएगा कोर्ट। बिहार में चुनावी सियासत में आया नया मोड़, मांझी की पार्टी ने रामविलास पासवान के निधन पर उठाए सवाल, न्यायिक जांच की हो रही मांग। बिहार चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, लालू की जीवन यात्रा पर JDU ने जारी की वेबसाइट, दिखाई गई फुलवरिया से होटवार यात्रा की आंखों देखी। राजधानी दिल्ली में कोरोना की वापसी, फेस्टिव सीजन पर डरा रहे आंकड़े, लगातार 5वें दिन 5000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे सामने। मुकेश अंबानी के बीमार होने की खबर, 7% टूटा रिलायंस का शेयर, 1900 से भी नीचे पहुंचा शेयर। HDFC बैंक के पूर्व MD की नई पारी, आदित्यपुरी कार्यालय ग्रुप में बने सीनियर एडवाइजर, एशियाई रीजन में टीम को बताएंगे निवेश के अवसर। अमेरिका में चुनावी नतीजे आने में लगेगा वक्त, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, चुनावी परिणाम कई हफ्ते तक नहीं आएंगे, देश में फैल जाएगी अव्यवस्था। साउथ कोरिया में मास्क न लगाने पर जुर्माना, महीने के अंत तक लागू हो जाएगा नियम, जुमशेद सरकार ने लिया फैसला। IPL में आज होगा दिल्ली का बेंगलुरु से सामना, प्लेऑफ की दूसरी टीम का होगा फैसला। पहले क्वालिफायर में मुंबई से भिड़ेंगे जीतने वाली टीम। CSK के ऋतुराज की लगातार 3 मैचों में 50, कोरोना की वजह से नहीं की थी प्रैक्टिस, 3 बार मैन ऑफ द मैच बने ऋतुराज। यूट्यूबर को कंगना की धमकी, ध्रुव राठी पर भड़की कंगना, बोली फर्जी वीडियो बनाने के लिए उसने लिए 60 लाख रुपए, मैं उसे भिजवा सकती हूँ जेल। 55 साल के हुए शाहरुख खान ने टेलीविजन शो से रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम, आज सुपरस्टार्स की लिस्ट में शुमार है शाहरुख का नाम। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लंबे समय से चले आ रहे गुज्जर आंदोलन ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। दरअसल अपने लिए 5% आरक्षण की मांग के साथ अन्य मुद्दों को लेकर भी गुज्जरों ने आंदोलन का ऐलान किया था। हालांकि बीते शनिवार को सरकार ने समझौते की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई और अब इसी के चलते आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। जिसके बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने आंदोलन और इतने समय बाद भी ये मामला क्यों नहीं सुलझ पाया।
देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में गुज्जर आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। गुज्जर समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर घरों से बाहर आ गए हैं। रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। इस स्थिति की तस्वीर ठीक वैसी ही है जैसी 2008 में नजर आई थी। उस वक्त गुज्जर आंदोलन के दौरान काफी हिंसा हुई थी और कई लोग मारे गए थे, जिसके बाद से कई बार गुज्जर आरक्षण का मुद्दा गर्मा चुका है, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर गुज्जर आरक्षण का मुद्दा सुलझ क्यों नहीं पा रहा। ऐसा तब है जबकि राजस्थान सरकार की तरफ से कई बार फैसले किए जा चुके हैं और हाल ही में बीते 31 अक्टूबर को गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति और अशोक गहलोत सरकार के बीच 14 बिंदुओं पर सहमति बनी है। हालांकि संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बंसैला इस वार्ता में शामिल नहीं हुए थे। वार्ता में गुज्जर नेता हिम्मत सिंह के गुट के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बैठक में गुज्जरों के लिए राज्य सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। सरकार से कई मांगों पर सहमति भी बनी। दरअसल सरकार गुज्जरों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने पर राजी हो गई है। प्रक्रियाधीन भर्तियों में गुज्जरों को ये आरक्षण दिया जाएगा। आंदोलन में मारे गए 3 परिवारों को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला से लाभ देने की बात कही गई है। इसके अलावा पिछले गुज्जर आंदोलन में जिन लोगों पर केस लगे थे वो वापस लेने के लिए कहा गया है। वहीं देव नारायण योजना में नारायणधीन 5 आवासीय विद्यालयों की कमेटी गठित की गई है और लबाना जाति के अलावा अन्य लोगों के लबाना जाति के जारी जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि 14 बिंदुओं पर जो सहमति बनी है उनमें एक जरूरी बात यह भी है कि सरकार ने आरक्षण से संबंधित प्रावधान को 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही है। समझौते में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण से संबंधित प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पूर्व में भारत सरकार को 22 फरवरी 2019 और 21 अक्टूबर 2020 को लिखा गया है। इस बारे में एक बार फिर केंद्र सरकार को लिखा जाएगा। दरअसल गुज्जरों की नाराजगी के पीछे असली वजह भी यही बताई जा रही है। गुज्जर बैकलॉग में 5% विशेष आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिस तरह से मराठा आरक्षण पर हाईकोर्ट का हथौड़ा चला है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार से गुज्जर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की जा रही है। कर्नल किरोड़ी सिंह बंसैला गुट का विरोध भी इन्हीं बातों को लेकर है। दूसरी तरफ विशेषज्ञ भी गुज्जर आरक्षण के मुद्दे को केंद्र से जोड़कर ही देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन रणनीति के तहत कराया गया है, क्योंकि 9वीं सूची में शामिल करने की जो मांग है वो केंद्र सरकार को पूरी करनी है। ऐसे में केंद्र सरकार अगर गुज्जरों के लिए फैसला करेगी तो फिर मराठा समेत अन्य जातियों के आरक्षण का मुद्दा भी गर्मा जाएगा। इसके अलावा इस लड़ाई को अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। सचिन पायलट एक गुज्जर नेता हैं और पायलट की नाराजगी गहलोत से स्पष्ट है और ऐसे में राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना के जरिए गहलोत हालात को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक चांदना खुद एक गुज्जर नेता हैं और अशोक गहलोत गुट के हैं। अशोक चांदना ही लगातार इस मामले में सरकार की तरफ से सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि गुज्जर नेताओं की ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं और बाकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में वार्ता के बजाय आंदोलन का रास्ता ठीक नहीं है। खैर, अब ये मामला कब जाकर थमता है ये देखना होगा। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
दिलों की धड़कन एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा आज भी अगर किसी इवेंट या फिर फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस देती नजर आ जाए तो उनके चाहने वालों के चेहरे पर रौनक अलग ही देखने को मिलती है। आज रेखा अपना 67वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। आज भले ही वो फिल्मों में कम नजर आती हैं, लेकिन रेखा के लिए फैंस का दीवानापन शायद कभी खत्म नहीं होगा। आइए एक नजर डालते हैं रेखा के अब तक के सफर पर। आज एक्ट्रेस रेखा का 67वां जन्मदिन है। मद्रास में एक्टर जैमिनी गणेशन और पुष्पा वल्ली के घर जन्मी रेखा के न सिर्फ खून में अभिनय था, बल्कि उनका चेहरा ऐसा था जो किसी को भी सम्मोहित कर ले। रेखा ने अपनी करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर एक तेलुगु फिल्म से की थी और अब फिल्म इंडस्ट्री में रेखा को 54 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका सफर कभी आसान नहीं रहा। इंडस्ट्री में बतौर बाल कलाकार रेखा ने 11 साल की उम्र में कदम रखा था। इसके बाद वे 15 साल की उम्र में फिल्म अनजाना सफर में दिखाई दी थी। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा आज भी मशहूर है। वही फिल्म के सेट पर हुई एक घटना ने रेखा को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। इस घटना का जिक्र उनकी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में भी किया गया है। यासिर उस्मान की लिखी इस किताब में बताया गया है कि 1969 में आई अनजाना सफर की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो में चल रही थी। राजा नवाब थे डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर थे। एक दिन फिल्म के हीरो विश्वजीत और हीरोइन रेखा पर एक रोमांटिक सीन फिल्माया जाना था। सीन की शूटिंग से पहले इसे लेकर सारी स्ट्रेटेजी बना ली गई थी। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन कहा, विश्वजीत ने रेखा को बाहों में भरा और उन्हें किस करने लगे। ये देखकर रेखा सन रह गई। उन्हें सीन में इस किस के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। कैमरा चलता रहा, ना डायरेक्टर ने कट कहा और ना ही विश्वजीत रुके, और इस बीच रेखा की आंखें बंद थीं और उनमें आंसू भरे हुए थे। इस घटना के बारे में विश्वजीत ने बाद में कहा था कि ये डायरेक्टर का आइडिया था, उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो तो डायरेक्टर के निर्देशों का पालन कर रहे थे। ये एंजॉयमेंट के लिए नहीं था, बल्कि सीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। रेखा इस सीन के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी और बेहद गुस्से में थी। इस घटना ने रेखा को बेहद डरा दिया था। लेकिन विनोद खन्ना हो या अमिताभ बच्चन, रेखा जब भी सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई तो तालियां भी खूब बजी और सीटियां भी। रेखा का ये फैंडम आज भी नजर आता है जब वो किसी भी अवार्ड शो या फिर इवेंट में साड़ी पहनकर अपने उसी अंदाज के साथ मंच पर पहुंचती हैं। रियल लाइफ के अलावा रेखा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली एक्टर विनोद मेहरा से, जो कि नहीं चली क्योंकि उनकी मां ने रेखा को स्वीकार करने से मना कर दिया था। दूसरी शादी उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से की थी, जिन्होंने शादी के कुछ वक्त बाद सुसाइड कर लिया। रेखा को इसके बाद तमाम लोगों ने वैम्प का टैग दिया था। हालांकि गुजरते वक्त के साथ वो इससे उबर गईं। रेखा अपनी लव लाइफ के चलते भी काफी सुर्खियों में रही हैं। अमिताभ बच्चन के साथ आज भी उनका नाम जोड़कर देखा जाता है। कुछ लोग बिग बी और रेखा की कहानी को एक ऐसी प्रेम कहानी के तौर पर भी देखते हैं जो कभी मुकम्मल ही नहीं हुई। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इस बीच सूबे की सियासी सरगर्मी हर दिन बढ़ती जा रही है और इन सब के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस बार सियासी मैदान में दिलचस्प जोड़ियां नजर आने वाली हैं। कहीं दोस्ती तो कहीं समधी समधन चुनावी जंग लड़ रहे हैं। तो इस लिस्ट में कौन कौन से नाम है शामिल, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के सियासी रण में सभी प्रत्याशी एक दूसरे को मात देने की कोशिश में जुटे हैं। चुनाव की तारीख के साथ ही राजनीतिक गलियारों में तैयारियों ने जोर पकड़ ली है। मध्य प्रदेश का ये चुनाव सबसे खास है क्योंकि पिछले 16 वर्षों से महज 30 सीटों पर ही चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव होंगे। ये उपचुनाव सरकार और बड़े नेताओं के भविष्य ही तय करेंगे। दोनों ही पार्टी एड़ी चोटी का जोर इस चुनाव में लगाना चाहती हैं।
बीजेपी जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ने का मन बना बैठी है, तो वहीं कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि वे किन मुद्दों पर बीजेपी और सिंधिया को टक्कर दे पाए। वहीं कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ उम्मीदवारों के बीच में रिश्ता होने के साथ ही कई दिलचस्प जोड़ियां भी मैदान में उतरी हैं। उपचुनाव के मैदान में एक दूसरे के सामने दोस्त ही प्रतियोगी बनकर खड़े हैं, तो कहीं समथी और समधन एक दूसरे के विरोधी बनकर चुनाव में उतरे हैं। दूसरी तरफ कभी एक साथ जीत के लिए मेहनत करने वाले अब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनकर जीत की जुगत में जुटे हैं। ग्वालियर क्षेत्र की डबरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी से इमरती देवी मैदान में उतरी हैं, तो वहीं कांग्रेस से सुरेश राजे जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। रिश्तों की डोर के बीच अब सियासी डगर में समथी और समधन आमने सामने हैं। ग्वालियर की महगांव सीट पर बीजेपी से ओपीएस भदौरिया तो कांग्रेस से हेमंत कटारे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भदौरिया और कटारे अच्छे दोस्त माने जाते हैं। दोस्ती के चलते दोनों ही एक दूसरे की राजनीति के कभी आड़े नहीं आए, लेकिन अब सियासी समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। ओपीएस भदौरिया सिंधिया के साथ जाकर भाजपा के उम्मीदवार बन गए। दोनों दोस्त अब प्रतिद्वंदी बनकर एक दूसरे के सामने जीत के लिए ताल ठोक रहे हैं। इसके साथ ही गोहद सीट से भाजपा उम्मीदवार रणदीप जाटव और लाल सिंह आर्य अब एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं के बीच तकरार चर्चा का विषय हुआ करती थी। भाजपा के पूर्व मंत्री और भाजपा उम्मीदवार रणवीर जाटव हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के साथ प्रचार के दौरान घूम रहे हैं, लेकिन इससे पहले रणवीर जाटव ने लाल सिंह आर्य को पिता की हत्या का आरोपी बताया था। भाजपा नेता लाल सिंह आर्य मामले में बरी हो गए और अब समीकरण बदलने के साथ ही रणवीर जाटव कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले जाटव और आर्य को उपचुनाव के लिए प्रचार में साथ आना पड़ा। अब दोनों दुश्मन दोस्त बनकर एक दूसरे के साथ प्रचार में साथ घूम रहे हैं। वहीं हाट पिलपिलिया विधानसभा सीट से मनोज चौधरी अब बीजेपी खेमे में है। कांग्रेस से मैदान में उतरे राजवीर सिंह बघेल और मनोज चौधरी 2018 के चुनाव में एक साथ एक ही पार्टी से थे, लेकिन अब दोनों ही प्रतिद्वंदी बनकर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। ग्वालियर सीट से प्रद्युमन सिंह तोमर और कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा भी सिंधिया के खेमे के ही हैं। दोनों के गुरु तो एक रहे, लेकिन अब दोनों ही भाजपा और कांग्रेस से मैदान में उतरकर दो हाथ करने सामने खड़े हैं। खैर, ये रिश्ते सियासी गलियारों में कितनी धूम मचाते हैं ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इन चुनाव परिणाम आने के बाद ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हार और जीत का पाला तय होने के बाद इनके रिश्ते कैसे बनते हैं। बीबीपीएन की रिपोर्ट। अक्टूबर को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में 3 नए कृषि विधेयकों को पारित किया गया। ये कृषि विधेयक हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए लाए गए हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पंजाब सरकार अब किसानों के लिए कौन सा बिल लेकर आई है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये बिल केंद्र की ओर से बनाए गए कानूनों से कितना अलग है। एक रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लाए गए कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों को लेकर किसानों का विरोध अभी थमा नहीं है, लेकिन इस बीच पंजाब विधानसभा ने एक विशेष अधिवेशन में न केवल इन तीनों कानूनों को नामंजूर घोषित किया, बल्कि 3 नए विधेयक पारित कर पंजाब को इनके असर से मुक्त रखने की कोशिश भी की। राज्य सरकार का कहना है कि 3 विधेयकों के जरिए उसने राज्य के किसानों को पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट 1961 के तहत पहले से मिली वे सुरक्षा बरकरार रखने का प्रयास किया है, जो केंद्र के नए कानूनों से खत्म हो जाने वाली है। अब आपको विस्तार से केंद्र सरकार के कृषि बिल और पंजाब सरकार की ओर से लाए गए इन बिल के बारे में बताते हैं। केंद्र सरकार के कानूनों और पंजाब सरकार के विधेयकों में अंतर। केंद्रीय कानून किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य एक्ट 2020 के तहत कृषि उपज विपणन समितियों के तहत बनी मंडियों के बाहर अगर कोई कंपनी व्यापारी फसल खरीदते हैं तो उन्हें टैक्स नहीं देने होंगे, वे किसी भी कीमत पर खरीद सकते हैं।
वहीं पंजाब सरकार विधेयक का कहना है कि किसानों का उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन बिल 2020 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बेचने या खरीदने पर 3 साल की सजा और जुर्माने पर उपबंध किया गया है। केंद्रीय कानून किसानों के सशक्तिकरण और सुरक्षा, कीमत के भरोसे संबंधी करार और कृषि सेवाएं एक्ट 2020 के तहत अनुबंध आधारित कृषि को वैधानिकता प्रदान की गई है। इससे बड़े व्यवसायी और कंपनियां अनुबंध के जरिए कृषि के विशाल भूभाग पर ठेका आधारित कृषि कर सकें। पंजाब सरकार का विधेयक किसानों के सशक्तिकरण और सुरक्षा, कीमत के भरोसे संबंधी करार और कृषि सेवाएं बिल 2020 के तहत पंजाब सरकार ने धारा 1, 2, 19 और 20 में संशोधन करते हुए नई धाराएं 4, 6 और 11 को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए 2 बिल पास किए गए हैं। पहला ये कि इसके तहत किसान और कंपनी में आपसी विवाद होने पर 2.5 एकड़ जमीन वाले किसानों की जमीन की कुकरी नहीं होगी। पशु, यंत्र और पशुओं के बाड़े आदि जायदाद भी कुकरी से मुक्त होगी। और दूसरा ये कि विवाद के निपटारे के लिए सिविल कोर्ट में भी जाया जा सकेगा। तीसरा, केंद्रीय कानून अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम के तहत निजी कंपनियां जितना मर्जी अनाज खरीद सकती हैं और उसका भंडारण कहा जा सकता है, ये बताना जरूरी नहीं है। पंजाब विधेयक अनिवार्य वस्तुएं बिल 2020 के तहत पंजाब में खरीदी जाने वाली फसल के बारे में निजी कंपनियों को सरकार को बताना होगा। सरकार को खास परिस्थितियों जैसे बाढ़, महंगाई और प्राकृतिक आपदा में स्टॉक लिमिट तय करने का अधिकार भी होगा। आपको बता दें कि पंजाब सरकार की ओर से बनाए गए ये प्रावधान अभी बिल ही है, ये विधेयक अभी कानून नहीं बने हैं, क्योंकि ये संसद की ओर से बनाए गए कानून से टकराते हैं। इसलिए इन्हें राज्यपाल के अलावा राष्ट्रपति के पास भी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मौजूदा हालात में इन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की संभावना बेहद कम है। फिर भी पंजाब विधानसभा का ये कदम काफी अहमियत रखता है। वैसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली अन्य राज्य सरकारें भी आने वाले दिनों में ऐसा ही कदम उठा सकती हैं। मतलब ये कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच का ये मुद्दा अब केंद्र और विपक्षी राज्य सरकारों के बीच के विवाद जैसी शक्ल लेता जा रहा है। इस बहस में दोनों ही पक्ष खुद को किसानों का हितैषी बता रहे हैं, लेकिन किसान अपनी चिंताओं का साझा दोनों से ही करने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार जहां बड़ी पूंजी की खेती को और आकर्षित कर उसे लाभदायक बनाते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कह रही है, वहीं विपक्षी राज्य सरकारें किसानों की सुरक्षा का वास्ता देते हुए इस पूरी प्रक्रिया को अटकाने की कोशिश में हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तय है कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के पीछे किसानों की भलाई की जो दलीलें देती आ रही है, उसको अब तक किसानों के लिए मान्यता नहीं बनाया जा सकता है। इसका जितना भी हिस्सा किसानों तक पहुंच पाया है, वे किसानों के डर, उनकी चिंता और असुरक्षा को संबोधित करने में विफल रहा है। सरकार की नियत अच्छी और इरादे नेक हो तो भी किसानों में ये भरोसा होना जरूरी है कि खुले बाजार का हिस्सा बनने पर उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने नहीं जा रही। खैर, अभी ये बहस बहुत आगे जाने वाली है, क्योंकि अभी इन बिलों को राष्ट्रपति के पास भी जाना है। अब राष्ट्रपति की ओर से क्या सुझाव या सलाह या अनुमति दी जाती है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हैदराबाद की संसदीय सीट साल 1984 में ना हारने वाली MIM को चुनाव आयोग ने स्टेट पार्टी का दर्जा दिया है। लेकिन बिहार चुनाव के बाद किस तरह इस दर्जे में बदलाव हो सकता है, इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी पार्टी का दर्जा किस तरह तय होता है और किन शर्तों पर कोई पार्टी नेशनल पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी कहलाती है? आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर।
बिहार चुनाव 2020 में कुल 243 विधानसभा सीटों में से 24 पर अपने कैंडिडेट खड़ी कर रही ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी को उम्मीद है कि कम से कम 10 सीटें जरूर जीतेगी। तेलंगाना के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार चुनाव में महालोकतांत्रिक समाजवादी फ्रंट का हिस्सा है, जिसमें बसपा समेत 4 और पार्टियां शामिल हैं। फिलहाल ओवैसी की पार्टी को राज्य स्तरीय यानी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बिहार चुनाव के बाद संभव है कि ये नेशनल पार्टी बन जाए। दरअसल किशनगंज पर हुए उपचुनाव में जीतने के बाद से ही ओवैसी की पार्टी MIM के हौसले बुलंद हुए। ओवैसी समेत तेलंगाना के कई नेता बिहार चुनाव में MIM उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तर उल इमान खुद अमोर सीट से प्रत्याशी हैं और जीतने की पूरी उम्मीद जता चुके हैं। हैदराबाद के मेयर माजिद हुसैन को बिहार चुनाव के लिए पार्टी ने प्रभारी बनाया है। ओवैसी की पार्टी ने 6 सीटों से दलितों, OBC और आदिवासियों को टिकट देकर एकता का संदेश देने की दावा किया है। तो दूसरी तरफ खुलकर माना है कि बिहार चुनाव लड़ने के पीछे पार्टी का मकसद देशव्यापी विस्तार की दिशा में अहम कदम है, यानी MIM नेशनल पार्टी के तौर पर उभरने की महत्वाकांक्षा रखती है। क्या होता है नेशनल पार्टी का दर्जा? चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को 3 तरह की श्रेणियों में रखता है: नेशनल, राज्य स्तरीय और पंजीबद्ध पार्टी। चुनाव आयोग के जरिए कौन सी पार्टी किस श्रेणी में रखी जाती है, इसका ब्यूरो इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 के तहत मिलता है। नेशनल पार्टी के दर्जे के लिए 3 खास शर्तें इस तरह हैं। किसी रजिस्टर्ड पार्टी को लोकसभा चुनाव में कम से कम 2 राज्यों में 2% सीटें जीतनी होंगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में 6% वोट शेयर हो और साथ ही लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर जीत हासिल हो। कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका हो। इन शर्तों को पूरा करने के बाद कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बनती है, लेकिन अब सवाल ये कि ये दर्जा कब तक कायम रहता है। एक बार दर्जा मिल जाने पर अगले चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से दर्जे पर कोई असर नहीं पड़ता। नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाने के बाद अगर लगातार 2 विधानसभा या लोकसभा चुनावों में पार्टी कम से कम शर्तों को पूरा ना करे, तब ये दर्जा छिन सकता है। दर्जा मिलने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि पार्टी को चुनाव चिन्ह के तौर पर एक रिजर्व और देशव्यापी चिन्ह मिल जाता है। इसके अलावा पंजीकृत पार्टियों को पार्टी कार्यालय के लिए सब्सिडी पर जमीन मिलती है। दूरदर्शन और AIR पर फ्री एयर टाइम मिलता है। ओवैसी की पार्टी की अगर बात करें तो तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी के 20 विधायक हैं और 15 सीमांध्र में हैं। हैदराबाद समेत अविभाजित आंध्र प्रदेश में पार्टी के खाते में 7 संसदीय सीटें हैं। इसके अलावा पिछले चुनाव में महाराष्ट्र में पार्टी के खाते में 2 विधायक और 1 सांसद हैं। साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थानीय निकाय चुनावों में भी MIM ने खासी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अब बिहार चुनाव में अगर कुछ सीटें MIM के हाथ लगती हैं तो 4 राज्यों में स्टेट पार्टी की शर्त पूरी हो जाएगी। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ओवैसी की पार्टी किस स्तर की पार्टी बनती है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राजस्थान के करौली में जमीन विवाद को लेकर एक मंदिर के पुजारी को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। इस वारदात में गंभीर रूप से जख्मी पुजारी को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार रात को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और इस वारदात के बाद सियासत का तापमान काफी बढ़ गया है। देखिए एक रिपोर्ट। करौली में जमीन विवाद में जिंदा जलाए गए पुजारी बाबूलाल वैष्णव की मौत के बाद सियासत गर्मा गई है। हर तरफ पुजारी को इंसाफ दिलाने की मुहिम चालू है। दरअसल ये मामला करौली के सपोटरा थाने इलाके की ग्राम पंचायत बुकना का है। यहाँ मंदिर पर 50 साल के बाबूलाल वैष्णव पूजा करता था और मंदिर माफी की जमीन पर भी उसी का कब्जा था। लेकिन इस जमीन को लेकर गाँव के दबंग कैलाश मीणा की नजर थी। इसी जमीन पर कब्जा हथियाने के लिए आरोपी कैलाश मीणा ने पुजारी पर पेट्रोल डाल
डालकर आग लगा दी। और अब पुजारी पर हमले के बाद जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासत भी गर्मा गई है। शुक्रवार देर रात शव को गांव ले जाया गया तो जांच अधिकारी पर कार्रवाई और मुआवजे जैसी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए थे। विपक्ष चारों तरफ से हमलावर हो गया था। तब राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने के आश्वासन के बाद परिवार को राजी किया। वहीं हमले को आत्मदाह बताने वाले सीआई को लाइन हाजिर कर दिया गया, जबकि पटवारी का तबादला कर दिया गया। इसके बाद परिजनों ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव के शव का अंतिम संस्कार किया। घटना के 72 घंटे बाद भी अब तक 8 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका है। मामले ने तूल पकड़ा तो गहलोत सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई। भाजपा नेता लगातार इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि करौली जिले के सपोटरा में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार देने के मामले की जितना निंदा की जाए, जितना दुख जताया जाए, उतना कम है। राजस्थान में अपराध का ग्राफ जिस गति से बढ़ रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, दलित, व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं है। राज्य की कांग्रेस सरकार को अब अपनी गहरी निंदा को त्यागते हुए दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाकर परिवार को तुरंत न्याय दिलाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा भी रविवार दोपहर करौली पहुंचे। उन्होंने पुजारी बाबूलाल के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सौंपी है। घटना के बाद कपिल मिश्रा ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए एक अपील कर मृतक पुजारी के परिवार को आर्थिक मदद करने की अपील की थी। इसके बाद कई सामाजिक संस्थाओं ने आर्थिक मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और अब इस मामले में विपक्ष लगातार राज्य सरकार से पुजारी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुंबई पुलिस की ओर से दावा किया गया कि उसने टीआरपी में छेड़छाड़ करने वाले एक रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया है। इस मामले में 2 न्यूज चैनल्स के मालिकों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि रिपब्लिक टीवी पर पैसे देकर टीआरपी में हेरफेर करने का शक है और इसकी जांच चल रही है। हालांकि रिपब्लिक टीवी ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस करने की बात कही है। लेकिन इन सब के बीच टीआरपी की जो बात चल रही है, क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या होती है टीआरपी, कैसे मापी जाती है ये और इसकी अहमियत क्या है? एक रिपोर्ट देखिए। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स में फर्जीवाड़ा करने के मामले में एक नया मोड़ आया है। दरअसल मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा है कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क इंडिया की डिवाइस में छेड़छाड़ कर टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने रिपब्लिक समेत कुछ चैनल्स के नाम भी लिए हैं। हालांकि रिपब्लिक टीवी का दावा है कि एफआईआर में उसका नाम नहीं बल्कि इंडिया टुडे का नाम है। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है कि क्या कोई भी चैनल इस तरह टीआरपी प्रभावित कर सकता है? लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या होती है टीआरपी। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ये किसी भी टीवी प्रोग्राम की लोकप्रियता और ऑडियंस का नंबर पता करने का तरीका होता है। किसी शो को कितने लोगों ने देखा ये टीआरपी से ही पता चलता है। अगर किसी शो की टीआरपी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि लोग उस चैनल या फिर उस शो को पसंद कर रहे हैं। एडवर्टाइजर्स को टीआरपी से पता चलता है कि किस शो में एडवर्टाइज करना फायदेमंद रहेगा। आसान शब्दों में टीआरपी बताता है कि किस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के कितने लोग कितनी देर किस चैनल को देख रहे हैं। ये 1 घंटे में, 1 दिन में या फिर 1 हफ्ते का कुछ समय हो सकता है। ऐसे मापी जाती है टीआरपी।
अब समझते हैं कि आखिर टीआरपी मापी कैसे जाती है। सबसे पहले तो ये साफ कर देना जरूरी है कि टीआरपी कोई वास्तविक नहीं बल्कि अनुमानित आंकड़ा होता है। देश में करोड़ों घरों में टीवी चलते हैं, उन सभी पर किसी खास समय में क्या देखा जा रहा है इसे मापना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए सैंपलिंग का सहारा लिया जाता है। टीआरपी मापने वाली एजेंसी देश के अलग अलग हिस्सों, आयु वर्ग, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सैंपलों को चुनते हैं। कुछ हजार घरों में एक खास उपकरण जैसे पीपल्स मीटर कहा जाता है उसे फिट किया जाता है। पीपल्स मीटर के जरिए ये पता चलता है कि उस टीवी सेट पर कौन सा चैनल, प्रोग्राम या शो कितनी बार और कितने देर तक के लिए देखा जा रहा है। पीपल्स मीटर से ये जो जानकारी मिलती है, एजेंसी उसका विश्लेषण कर टीआरपी तय करती है और इन्हीं सैंपलों के जरिए सभी दर्शकों की पसंद का अनुमान लगाया जाता है। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। ऐसे में पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण का प्रचार काफी जोरों पर देखने को मिला। पहले चरण में जहां जंगल राज और बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहा, तो दूसरे चरण में पाकिस्तान, पुलवामा और आरक्षण जैसे राष्ट्रीय मुद्दे की चर्चा तेज रही। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बिहार में पहले चरण का चुनाव दूसरे चरण से कितना अलग है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 17 जिलों की 94 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। दूसरे चरण की 94 सीटों पर कुल 1463 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1316 पुरुष, 146 महिला और एक थर्ड जेंडर की प्रत्याशी शामिल हैं। पहले चरण में सत्ता पक्ष की ओर से नीतीश सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के साथ आतंकवाद की चर्चा रही, तो दूसरे चरण में आरक्षण, पुलवामा और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रवादी मुद्दों की एंट्री हुई। वहीं महागठबंधन पहले चरण की तरह ही इस चरण में 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे और नीतीश सरकार की 15 साल की खामियों पर एनडीए को घेरता नजर आया। पहले और दूसरे चरण की रैलियों पर अगर नजर डालें तो पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियां की थी, जबकि दूसरे चरण में 7 जनसभाएं संबोधित की। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारकों के कोरोना संक्रमित हो जाने से उन्होंने दूसरे चरण के प्रचार से दूरी बनाए रखी, जिनमें सुशील मोदी, स्मृति ईरानी, देवेंद्र फडणवीस, शहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी जैसे नेता शामिल हैं। वहीं नीतीश कुमार ने दूसरे चरण में चुनावी प्रचार को रफ्तार दी और एक दिन में 3 रैली के बजाय 4 से 5 रैलियां की। हालांकि एनडीए की सहयोगी वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी कोरोना संक्रमित हो जाने से चुनावी प्रचार से दूरी बनाए रखी, जबकि ये चरण उनके लिए काफी अहम है। दूसरी ओर महागठबंधन की चुनावी कमान अकेले तेजस्वी यादव ने संभाल रखी है, जबकि राहुल गांधी ने महज 3 रैलियां ही संबोधित की हैं। तेजस्वी दूसरे चरण में औसतन 14 से 16 रैलियों के जरिए महागठबंधन के प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं, जबकि पहले चरण में 12 से 14 रैली कर रहे थे। तेजस्वी आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी की सीटों पर भी प्रचार कर रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने शनिवार को 17 रैलियां और 2 रोड शो कर अपने पिता लालू यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिनके नाम एक दिन में 16 रैली करने का रिकॉर्ड था। पहले और दूसरे चरण के चुनावी मुद्दे। बिहार के पहले चरण के चुनाव प्रचार में बेरोजगारी और लालू की जंगल राज का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा। तेजस्वी यादव अपनी हर रैली में 10 लाख रोजगार देने के वादे का जिक्र करते नजर आए, तो नीतीश कुमार ने अपने साथ निश्चय से चुनाव कैंपेन शुरू किया था और लालू राज के बहाने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा था। वहीं बीजेपी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से धारा 370 भुनाने
बनाने की कवायद के साथ महागठबंधन के जीतने पर बिहार के आतंकियों के ठिकाने बन जाने का डर भी दिखाया था। वहीं बिहार चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव प्रचार में आरक्षण, पुलवामा और पाकिस्तान की चर्चा जोरों पर रही। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी जनसभाओं में पुलवामा के बहाने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा था कि पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद अफवाह फैलाने वाले चेहरे बेनकाब हो गए हैं। सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करने वालों ने खूब भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन आज सच्चाई सबके सामने है। दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी पर भी दूसरे चरण के चुनावी प्रचार में पीएम मोदी ने जमकर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी हैं। उनमें से एक तो जंगल राज के युवराज भी हैं। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे चरण के प्रचार में आरक्षण का मुद्दा भी हावी रहा। नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर की रैली में कहा कि जिसकी जितनी आबादी हो उसे उसी अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें हम लोगों की कहीं से कोई दो राय नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसकी कितनी आबादी है ये जनगणना से ही तय हो पाएगा और आरक्षण वाला फैसला अभी उनके हाथ में ही नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने स्वर्ण गरीब को दिए गए 10% आरक्षण का जिक्र अपनी हर एक रैली में किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी एससी और एसटी आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाए जाने की बात को दोहराते नजर आए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव पहले चरण की तर्ज पर ही दूसरे चरण में चुनावी प्रचार करते नजर आए। उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे का जिक्र हर रैली में करने के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की तय उम्र सीमा को समाप्त करने का वादा किया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश और बीजेपी की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 50 साल में रिटायरमेंट देने का फरमान जारी किया है, लेकिन वो खुद 70 साल से ज्यादा के हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 50 साल में रिटायरमेंट के फैसले को समाप्त कर देंगे। वहीं राहुल गांधी ने दूसरे चरण में महज 3 रैलियां संबोधित की। उन्होंने कृषि कानून के बहाने पीएम मोदी पर जमकर हमले किए। राहुल ने कहा कि आमतौर पर दशहरा पर रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन पंजाब में इस बार दशहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंबानी और अडानी का पुतला जलाया गया। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन किसान परेशान है और इसीलिए ऐसा हो रहा है। खैर, पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान कल होने हैं। अब देखना होगा कि इस चरण में कौन सी पार्टी किस पर हावी होती है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई महानगरीय क्षेत्र में ग्रिड फेल हो गई है। मुंबई टाउनशिप में बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी बेस्ट ने कहा है कि बिजली की आपूर्ति करने वाला प्लांट से ग्रिड फेल हो गया है। मुंबई के पूर्वी, पश्चिमी, उपनगर और ठाणे के कुछ हिस्से में बिजली गुल हो गई है, जिसके कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच क्या आप जानते हैं कि क्यों फेल होता है पावर ग्रिड, जिससे ठप हो जाती है बिजली? एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई में ग्रिड फेल होने के कारण पावर कट गया है। शहर के बड़े हिस्से में बिजली गुल हो गई है। मुंबई में काफी लंबे वक्त के बाद इस तरह बिजली भागी है, जिसका असर अलग अलग क्षेत्रों में पड़ रहा है। ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई की लोकल ट्रेन पर भी असर पड़ रहा है। कई जगह लोकल ट्रेन रुक गई है। माया नगरी के लिए ये एक बड़ी समस्या है। बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी बेस्ट ने कहा है कि सप्लाई फिर से शुरू करने पर काम किया जा रहा है, लेकिन सवाल
जानिए कि आखिर ग्रिड है क्या और कैसे ग्रिड फेल हो जाता है, जिससे मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी अंधेरा छा जाता है। दरअसल ग्रिड बिजली लाइनों का एक नेटवर्क होता है जिसके जरिए उपभोक्ता तक बिजली की सप्लाई की जाती है। यानी बिजली उत्पादन से लेकर बिजली आपके घर या फिर दफ्तर पहुंचाने तक जिस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है उसे पावर ग्रिड कहा जाता है। पावर ग्रिड के 3 स्टेज होते हैं: पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पहले चरण में बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये किसी पानी वाली जगह पर होता है। आमतौर पर भारत में नदियों पर बांध बनाकर बिजली बनाई जाती है। बिजली निर्माण के बाद उसकी सप्लाई उन राज्यों या इलाकों में की जाती है जिनसे इसके लिए करार होता है। इस बिजली सप्लाई को पावर ट्रांसमिशन कहा जाता है। इसके बाद संबंधित पावर स्टेशनों से बिजली ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है, जिसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इन 3 चरणों में बिजली सप्लाई के लिए लाइनों के जिस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है उसे पावर ग्रिड कहा जाता है। कैसे फेल होता है पावर ग्रिड? भारत में बिजली का ट्रांसमिशन 49-50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर होता है। जब भी ये फ्रीक्वेंसी उच्चतम या न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाती है तो पावर ग्रिड फेल होने का संकट पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में ट्रांसमिशन लाइन पर ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसे ग्रिड फेल होना कहते हैं। इससे सप्लाई ठप हो जाती है और जिन स्टेशनों से बिजली की सप्लाई की जाती है वहां से फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना पड़ता है। इन स्टेशनों को 48.5 से 50.2 हर्ट्ज के बीच फ्रीक्वेंसी रखनी होती है। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर इसके लिए राज्यों पर नजर रखता है। कई बार राज्य लिमिट से ज्यादा पावर की सप्लाई कर देता है, जिससे ग्रिड फेल होने का संकट पैदा हो जाता है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। महंगाई बढ़ती जा रही है, आलू प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच घरेलू गैस को लेकर एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने इस बार गैस सिलेंडरों के दाम में कोई बदलाव ना करने का फैसला लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दाम तय कौन करता है और कैसे आलू प्याज की दरों में बदलाव होते रहते हैं? नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। ला सकते हो तो ला दो इस सच्ची सच्चाई को, भ्रष्टाचार को भंग कर दो और कुछ कम कर दो महंगाई को। कहने को तो वैसे ही एक ये कविता की पंक्ति है, लेकिन आज के समय के लिए ये पंक्ति बिल्कुल उचित है। देश भर की मंडियों में आलू और प्याज के भाव थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर आप 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज लेने बाजार जाएंगे तो इसके लिए आपको कम से कम 150 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। देश का एक बड़ा वर्ग सब्जियों के लिए इन्हीं पर सबसे ज्यादा निर्भर रहता है। कृषि जानकारों का मानना है कि बीते कुछ समय में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के साथ कमाई में गिरावट और बढ़ती बेरोजगारी ने कई परिवारों को गरीबी की तरफ धकेल दिया है। सरकार की ओर से राहत के कदम उठाए जाने के बाद इन समस्याओं से निजात मिलना मुश्किल दिख रहा है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास परिवारों की रसोई पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। दरअसल थोक बाजार से लेकर खुदरा बाजार तक प्याज और आलू की कीमतों में तेजी ने सबको परेशानियों में डाल दिया है। सरकार का कहना है कि इस साल भारी बारिश की वजह से प्याज की फसलों को नुकसान पहुंचा, जिससे बाजार में आवक कम रही। इस वजह से कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में 21 अक्टूबर को प्रति किलो आलू का भाव 80 रुपए था और ऐसे ही जून में 30 रुपए प्रति किलो बिकने वाले आलू का भाव अब 70 रुपए तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब तक महंगाई बढ़ेगी और कमाई घटने के साथ साथ बेरोजगारी में इजाफा होगा, तब तक आम लोगों को सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों का लाभ
नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि गरीब और कमजोर वर्ग को कोरोना वायरस महामारी के बीच राहत देने के लिए सरकार ने कई तरह के कदम उठाए। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इन परिवारों को हर महीने 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अनाज मुफ्त में मुहैया करा रही है। सरकार की ये योजना नवंबर तक ही है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वनिधि योजना को लॉन्च किया गया ताकि रेहड़ी पटरी लगाकर कमाई करने वाले लोगों को कुछ लाभ मिल सके। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ महीने पहले तक ही भारत से प्याज और आलू का निर्यात हो रहा था। अब इसके आयात की जरूरत पड़ रही है। इस साल जून तक देश से करीब 8,05,259 टन प्याज का निर्यात हुआ है। मई 2020 तक 1,26,728 टन आलू का निर्यात किया गया। पिछले हफ्ते ही खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब तक प्राइवेट व्यापारियों ने 7,000 टन प्याज का आयात किया है। दिवाली से पहले 25,000 टन अतिरिक्त प्याज आयात किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भूटान से 30,000 टन आलू भी आयात किया जा रहा है। इससे घरेलू स्तर पर सप्लाई बढ़ाने में मदद मिलेगी और दाम काबू में किए जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में आलू प्याज के दामों में गिरावट आ सकती है। हालांकि बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस की मोर्चे पर नवंबर महीने में राहत की खबर आई है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने नवंबर महीने के लिए एलपीजी रसोई गैस सिलेंडरों के दाम में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। इसके लिए अक्टूबर महीने में भी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम में 78 रुपए का इजाफा हुआ है। खैर, आलू प्याज से लेकर दालों की कीमतों में इजाफे के बीच आम आदमी के लिए ये राहत की बात मानी जा रही है। अब बस इंतजार है तो बाकी बढ़ती महंगाई में गिरावट आने का। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार का आम जनजीवन बाढ़ और महामारी की वजह से भले ही संकट में फंसा हो, लेकिन सत्ता राजनीति से जुड़ी जमातें यहां चुनावी खेल में खुलकर उतर चुकी हैं। इस दौरान पाला बदलने का सिलसिला भी जोरों से चला। एक दूसरे के विरोध में कई कसीदे पड़े गए। यहां तक कि जनता को लुभाने के लिए सभी नेताओं ने वादों की अपनी अपनी किताब तक पढ़ डाली। लेकिन जीत किसकी होती है, ये तो तय जनता को ही करना होगा। वहीं इन चुनावों में कई बड़े बड़े चेहरे की साख दांव पर है। नजर डालिए हमारी इस खास पेशकश पर। बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। इसकी वजह कहीं है। इसके साथ ही इस बार कई अलग अलग गठबंधन बने हैं जो वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। कई छोटे बड़े नेता मैदान में हैं। इनमें कई ऐसे नेता हैं जो पहले भी अपनी जीत सुनिश्चित करते रहे हैं। कुछ नए नेता भी मैदान में हैं। इन सब के बीच कुछ नेताओं की जीत हार पर देश और प्रदेश की नजरें लगी हैं। ये वो नेता हैं जो बिहार की दशा दिशा को तय कर सकते हैं। ये वो नेता हैं जिनकी हार जीत का असर व्यापक स्वरूप में देखा जा सकता है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी। नीतीश कुमार 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। इस बार उनकी पार्टी का गठबंधन एनडीए के साथ है। हालांकि पिछली बार उन्होंने पाला बदलते हुए आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, जो बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। एनडीए ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रखा है और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव भी लड़ा जा रहा है।
जेडीयू का दावा है कि चुनाव में एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। आपको बता दें कि एनडीए की गठबंधन दलों में बीजेपी, जेडीयू के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी साझेदारी में है। नीतीश कुमार कई सालों से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े और पिछले 3 बार से वे विधान परिषद से चुनकर सदन में पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिछली बार की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। बाद में भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने और विचारधारा की टकराहटों के बीच नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से किनारा कर लिया और बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। तेजस्वी यादव जेडीयू और नीतीश कुमार के धुर विरोधी हैं। वे मौजूदा बिहार सरकार की नीतियों के एक मुखर आलोचक भी रहे हैं। तेजस्वी यादव का मानना है कि रोजगार के नाम पर बिहार सरकार ने युवाओं को झुनझुना थमा दिया है। महामारी को लेकर भी उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और उनका कहना है कि सरकार कोरोना से जूझते लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से विधायक हैं और इस चुनाव में वे महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी सांसद रामविलास पासवान के बेटे हैं। पासवान अभी अपनी पार्टी एलजेपी की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुंगेर सीट से सांसद चिराग पासवान ने इस बार बिहार चुनाव को पूरी तरह अपनी कमान में लड़ने का बीड़ा उठाया है। उनके पिता रामविलास पासवान ने हाल ही में तबीयत खराब होने के चलते इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लिहाजा चिराग पासवान पर अपनी पार्टी का पूरा दारोमदार है। बिहार विधानसभा में एलजेपी के 2 विधायक हैं। केंद्र में एलजेपी एनडीए का गठबंधन दल है, लेकिन बिहार चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। चिराग पासवान शुरू से नीतीश कुमार के विरोधी रहे हैं और इस बार भी उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेते हुए गठबंधन से अलग लड़ने का फैसला किया। बीजेपी का कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, जबकि चिराग पासवान को ये बात नागवार गुजरी है। उन्होंने 143 सीटों पर खुद के उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। जीतन राम मांझी, हाल ही में एनडीए में शामिल हुआ ये दल अब अपनी सियासी गणित का बागडोर संभाल चुका है। जीतन राम मांझी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत दिनों तक नहीं रहा, लेकिन उस दौर के घटनाक्रम काफी दिलचस्प रहे हैं। जीतन राम मांझी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी इस बार एनडीए की घटक दल है। जीतन राम मांझी के 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन 7 उम्मीदवारों में 1 सीट पर खुद जीतन राम मांझी और 2 सीट पर उनके दामाद और समधिन चुनाव लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी इमामगंज सीट से विधायक हैं। टिकट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी के खिलाफ तरफदारी के आरोप लगे हैं और चुनाव से पहले उनकी पार्टी में बगावत के सुर मुखर हुए हैं। इस चुनाव में मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि 4 सीटों पर उनके उम्मीदवार हैं। इनमें भी 3 सीटों पर उनकी पार्टी पिछला चुनाव हार चुकी है। इस बार देखने वाली बात होगी कि कभी बिहार का शासन संभाल चुके जीतन राम मांझी राजनीति की दुनिया में क्या करते हैं। पप्पू यादव, वैसे तो राजनीति में पप्पू यादव पुराने चेहरे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में इस बार उनकी बड़ी तैयारी है। पप्पू यादव ने अपनी एक नई पार्टी जन अधिकार पार्टी बनाई है और एनडीए व महागठबंधन को चुनौती देने के लिए एक अलग मोर्चे की तैयारी कर ली है। पिछले लोकसभा चुनाव में वे मधेपुरा सीट से हार गए, लेकिन इस बार उनका दावा है कि बिहार में उनकी पार्टी काफी अच्छा करेगी। ऐसी अटकलें हैं कि जाप अध्यक्ष पप्पू यादव मधेपुरा सीट से खुद ताल ठोक सकते हैं। इस सीट पर बहुत जल्द फैसला हो सकता है। पप्पू यादव पहली बार 1990 में मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे। इसमें उन्होंने जनता दल के सियाराम यादव को पराजित किया था। बाद में वे मधेपुरा और पूर्णिया से सांसद भी रहे। इस बार उनका पूरा ध्यान बिहार विधानसभा चुनाव पर है। कई छोटे दलों के साथ पप्पू यादव ने पीडीए नाम का एक गठबंधन बनाया है। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।